है मेरठ, बिजनौर और पश्चिमी यूपी को साधने की कोशिश, और सीएम योगी आदित्यनाथ का भी जिक्र करें प्रबुद्ध सम्मेलन वर्ग के जरिए आज 3 जिलों के दौरे पर लगातार ये समझने की कोशिश करें कि बीजेपी तो अपने काफिले को आगे बढ़ा रही है और धुआंधार प्रचार प्रसार, लेकिन विपक्ष में ये रणनीति है समाजवादी पार्टी की, कंफ्यूजन कैसे क्लियर हो गई? ऋतु जी, भारतीय जनता पार्टी को प्रभुत्व मिलन क्यों करना पड़ा, ये भी तो सोचना पड़ेगा ना। इसका मतलब है भारतीय जनता पार्टी का एक जो अपर क्लास वर्ग वो नाराज जी। अगर इसका एक एग्जांपल देता हूँ, उन्नाव की सीट में आपने जैसे ये उन्नाव, इससे बार बार मैं कोट करता हूँ क्योंकि वहाँ के प्रत्याशी से वहाँ की जनता नाराज है, और उसमें भी ब्राह्मण और क्षत्रिय बसपा को वोट देने जा रहा है, प्रत्याशी बनाया है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को बार बार प्रभुत्व मिलेगा, हायर क्लास वर्ग को जोड़ने के लिए मीटिंग करनी पड़ रही है। तो ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए सारा चीजें केक वॉक है, लेकिन अगर हम अखिलेश यादव की बात करें तो मुझे ये भी समझ में नहीं आता कि एचटी हसन कैसे कमजोर थे। 2014 में बंदा जीता, 2019 में बंदा जीता, और दो बार का जीता विधायक, इतनी बार आपको टिकट दे, ऐसी कौन सी लोकतांत्रिक परंपरा तुम आपकी थी, ऐसी कौन सी फीडबैक आ गया कि आजम खान भाई ने केवल काफी रुका दिया, उनको खुश करने के लिए अब स्टेशन पे टिकट काट दिया। जब भी आप किसी को टिकट दें तो पहले जितना आपको मीटिंग करनी है, जितना लेना वो ले लीजिए। टिकट के बाद जब आप टिकट बदलते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हम मुंह कौरा खाने जा रहे थे गाँव की भाषा में, खाना छीन लिया। फिर आप कहते हैं हम पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं और हमारे खाना छीन लिया, हम दूसरे को में खाना खिलाते हैं। तो समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव के लिए मैं कहता हूँ जो एक जल्दबाज नेता है, कभी कभी टिकट देने की जल्दी में कि हम देखिए सबसे आगे टिकट बांटने के चक्कर में उन्होंने टिकट दे दी, फिर उसमें कुछ टिकट काट दी। लेकिन एचटी हसन की टिकट काटना ये किसी भी रणनीति से समझ में नहीं आता, सिर्फ आजम खान को खुश करने के सिवाय। एचटी हसन एक बड़े नेता के रूप में उभर सकते थे, समाजवादी पार्टी के नेक्स्ट आजम खान बन सकते थे। अखिलेश भाई का ये निर्णय मेरी समझ से परे। सर, क्या ये मानकर चला जाए कि आजम खान के कहने पर ही ये बड़ा खेला समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कर रहे हैं? क्योंकि कहा तो ये भी चाहता है रुचि वीरा, जिनको मैदान में एचटी हसन के यहाँ पर हटाकर उनको टिकट दिया गया है, वो आजम खान की करीबी भी है। बिल्कुल, एक्चुअली आजम खान ये नहीं चाहते हैं कि उनके आसपास के 2-4 जिलों में कोई दूसरा बड़ा मुस्लिम नेता खड़ा हो, लेकिन ये तो सोचना चाहिए अखिलेश भाई को कि आजम खान डूबते हुए सूरज है, उनके चक्कर में उगते हुए सूरज को आपने नष्ट कर दिया। एचटी हसन दूसरे आजम खान बन सकते थे। अखिलेश भाई का यह निर्णय समाजवादी पार्टी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत नुकसान पहुंचाएगा, और भारतीय जनता पार्टी आरएलडी के साथ मिलकर के जितना लाभ नहीं ले सकती थी, एचटी हसन के हटाने से भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा लाभ मिलेगा। बिल्कुल, वाजपेयी जिक्र किया जाए तो सर कांग्रेस ने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं किया, लेकिन स्टार प्रचारक के तौर पर जो यहाँ पर नाम है उसका यहाँ पर ऐलान कर दिया गया है। इसके साथ ही बरेली और यहाँ पर रायबरेली और इसके साथ ही अमेठी का जिक्र किया जाए, जो कल तक कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था, वहां भी अभी तक असमंजस की स्थिति है कि क्या गांधी परिवार उन 2 सीटों से चुनाव लड़ेगा या नहीं। ऐसे में क्या कांग्रेस भी पूरी तरह से कंफ्यूज है कि भाई आगे क्या करना है? 2024 लोकसभा चुनाव में कदम तो रख लिया, लेकिन कैसे उसे फूंक फिलहाल नजर नहीं आ रही है। ऋतु जी, कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में आत्मविश्वास बड़ा कमजोर है, 2.30% की पार्टी, और अमेठी और रायबरेली में भी कांग्रेस को लगता है कि शायद वो विजय भी न प्राप्त कर पाएगी। प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी की भी शक्ति नहीं, हिम्मत नहीं पड़ रही है कि वो अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़े। अभी तक तो यही कहा जा सकता है कि वहां से वो अपनी जो उम्मीदवारी को तय करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे, और सोनिया गांधी जी भी राज्यसभा चली गई हैं चुनाव का हवाला देकर के। तो कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में अपने आत्मविश्वास को खो चुकी है। वो समाजवादी पार्टी के साथ थोड़ा सा प्रयास कर रही है, लेकिन मेरा मानना यही है कि समाजवादी पार्टी की जो रणनीति है, देखिए चुनाव के समय में जब आप किसी को टिकट देते हैं फिर टिकट बदलते हैं। मैं फिर एसटी हसन जी को लेके आता हूँ, 14 में जीते, 19 में जीते, तो 24 में कैसे हार जाएंगे? और अगर 14 में टिकट देने के पहले प्रदेश अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और जिला अध्यक्ष सबने उनका अगर नाम रिकमेंड किया था, तो उससे वो लोग 15 दिन महीने भर में कंफ्यूज कैसे हो गए कि दोबारा नाम बदलने के लिए कह दें? तो ये एक टिकट बंटवारे में केवल एक फॉर्मेलिटी होती है। अल्टीमेटली पार्टी अध्यक्ष को तय करना होता है वो किसको टिकट दे, किसको टिकट ना दे, और जिताऊ कैंडिडेट को टिकट दे। एसटी हसन एक जिताऊ कैंडिडेट थे, पता नहीं अखिलेश भाई के पास दोबारा एक खबर कैसे पहुंच गई कि एसटी हसन हार जाएंगे। जो 2 बार का लगातार का जीता हुआ भारतीय जनता पार्टी की वेव में भी वो बंदा अपनी सीट बचा के रख लेता है। इनके पास कहां से रिपोर्ट आ गई? कम को वो रिपोर्ट फिर ओपन करें
बताएं। हालांकि सर देखिए, इस तरह की स्थिति समाजवादी पार्टी खेमे में पहली बार, पहले भी कई चुनाव हुए, किसी भी चुनाव में इस तरह की स्थिति देखने को नहीं मिल पाई। पता नहीं 2024 लोकसभा चुनाव के लिए इतना बर्डन समाजवादी पार्टी पे क्यों है। ऐसे में एक और रिएक्शन सर मैं आपसे लेना चाहूंगी और समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए तमाम तरह की यहाँ पर चीजें हो रही है, प्रत्याशियों के नामों का बदलाव हो रहा है। पहले प्रत्याशी किसी और को घोषित कर दिया जाता है, फिर अगले दिन जब तक वो होर्डिंग लगाते हैं और मिठाइयां बांटते हैं, जश्न मनाते हैं, तो बाद में शाम तक पता चलता है कि भैया प्रत्याशियों के नाम तो बदल दिए गए हैं। ऐसे में वो मायूस हो जाता है। आपको नहीं लगता कि जो विचारधारा की लड़ाई तो बाद में लड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर जो गुटबाजी है, जो अंतरकलह की स्थिति है, वो यहाँ पर खुद ही पैदा हो जाएगी? नहीं, निश्चित बात है, समाजवादी पार्टी ने या तो पहले टिकट बांटने में जल्दबाजी की, या फिर अब अगर वो टिकट दे रही, बदल रही है, इससे समाजवादी पार्टी को निश्चित बात है नुकसान उठाना पड़ेगा, बैकफुट में आना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी को चुनाव में निश्चित तौर पर एसटीएफ जैसे नेता परेशानी क्रिएट करेंगे। अब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो ये नहीं कह सकते कि नहीं कुछ नहीं होगा, हम सब यूनिटी में हैं। ये बाहर तो हम कहते हैं पोस्चरिंग के लिए, लेकिन मैं तो किसी पार्टी का प्रवक्ता हूं नहीं, तो मैं वो बताने की कोशिश करूंगा जो सच के लगभग करीब है। लगभग इसलिए कह रहा हूं कि मुझसे भी देखने में कुछ गलती हो सकती है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति हो, चाहे समाजवादी पार्टी के प्रति। ठीक है, अभिषेक वाजपेयी जी आप रखते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की चीजों को मुझे लगता है आपको बताना चाहिए, दिल खोल करके बताना चाहिए कि आपका क्या बंधन है। ये तो क्योंकि आपने अभी कहा कि मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं, तो आपको भारतीय जनता पार्टी के इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में भी आपको बताना चाहिए। सर अभी चर्चा इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर नहीं है ना, जब होगी वो उस पर भी रखेंगे। उन्होंने निष्पक्ष बात रखी, उन्होंने, आपने शायद चर्चा की शुरुआत में ध्यान से नहीं सुना, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अगर बीजेपी आज इतनी मजबूत स्थिति में उत्तर प्रदेश में है तो प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की जरूरत क्यों आ पड़ी? जानता हूँ, मैंने अच्छे से सुना उन्होंने क्या कहा, लेकिन इस बात को मैंने उनको याद दिलाया कि विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष भी होता है, और सत्ता पक्ष की जो कमियां होती हैं, जो बाकी चीजें होती हैं, उन चीजों को बढ़ा रखिए। मैं अभिषेक जी से ये कहना चाहूंगा कि मैं प्रश्न का उत्तर दूंगा, मैं इलेक्टोरल बॉन्ड का आंसर तब दूंगा जब मुझसे ऋतु जी कुछ पूछेगी उसको लेकर के। मैं किसी भी प्रश्न का उत्तर ये नहीं दे सकता कि एक छोटी सी बात, नहीं आलोक भाई, छोटी सी बात, जब आप अकेले वही बात नहीं रहती है। आप बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत सारी डिबेटों में मैंने आपको सुना है, और मैं कई सारी चीजें आप सब लोगों से देखता भी रहता हूँ, सीखता भी रहता हूँ, नई चीजें सीख के जानी चाहिए। आपको बताना चाहिए था कि 2003 में कैसे इस्लाम घोटाला हुआ था 20,000 करोड़ रुपए का, आपको वो बात भी बतानी चाहिए थी कि भारतीय जनता पार्टी के बात नहीं सुनने वाले नहीं। मेरी बारी है तो मैं बोल दूं, आपने थोड़ा सा कहा था सर वाजपेयी जी, मैं ये सब बताऊंगा जब ऋतु जी प्रश्न पूछेंगे। कोई प्रश्न कुछ भी हो, उत्तर हम ये थोड़ा देने लगेंगे, हम पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, हम स्पेसिफिक प्रश्न का स्पेसिफिक उत्तर देने के लिए बैठे। तो मेरी बात, मेरी मजबूरी समझिए, मैं पार्टी प्रवक्ता नहीं हूँ। ऋतु जी का जो प्रश्न आएगा उसका स्पेसिफिक आंसर बिल्कुल। और अभी बात घोटालों की नहीं हो रही, न विषय घोटाला है, घोटाले पे बात होगी तो फिर घोटाले पे विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है ऋतु जी, यही तो मुद्दे है, जनता प्रत्याशी बदलना